नमस्कार पढ़ंतुओं, स्वागत है आपका द पढ़ंतु क्लासेस के YouTube चैनल में। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अनिमेश कुमार शर्मा और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम छत्तीसगढ़ पीएससी प्रारंभिक परीक्षा के टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, हमारी जैसा कि आप पहले ही जानते हैं कि हमारे YouTube चैनल पर छत्तीसगढ़ पीएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और रेंजर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2020 की क्लासेस सफलतापूर्वक चल रही हैं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी उन क्लास से लाभ उठा रहे होंगे, उनको देख रहे होंगे और अपनी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, अब इसी कंटिन्यूएशन में हम 17 अगस्त 2020 से द पढ़ंतु क्लासेस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम एक नया इनिशिएटिव, एक नई क्लास लेकर आ रहे हैं आपके सामने। छत्तीसगढ़ पीएससी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा से संबंधित कक्षाओं का आरंभ होने जा रहा है। नाम मात्र के शुल्क पर पूरा सिलेबस तैयार कराने के लिए हम ये क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। 17 अगस्त 2020 से पीएससी प्रारंभिक परीक्षा की क्लास, पीएससी प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा सम्मिलित क्लास, मुख्य परीक्षा हिंदी माध्यम की क्लास और मुख्य परीक्षा इंग्लिश मीडियम की क्लास, इस तरीके से कुल 4 अलग अलग जो क्लासेस हैं वो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इन क्लासेस में जो सब्जेक्ट हैं वो किस तरीके से, कौन से टीचर आपको पढ़ाएंगे, साथ में ये वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से कैसे हम उसकी अपनी तैयारी करेंगे, ये सारी जानकारी जो है वो आप हमारे वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। thepढ़ंतु.com पर इससे संबंधित जानकारी अवेलेबल है। रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑन है, अभी भी चल रहे हैं रजिस्ट्रेशंस। काफ़ी छात्र हमसे जुड़ चुके हैं उसके माध्यम से। रजिस्टर करने के लिए thepढ़ंतु.com वेबसाइट में आपको लिंक मिलेगा, आपको रजिस्टर करने का लिंक मिलेगा। उसमें ऑप्शन दिया रहेगा कि आप छत्तीसगढ़ प्रारंभिक सेवा परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं या प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं। ये सारे ऑप्शन आपको उस पर मिलेंगे। तो आज की ये जो क्लास है, आज का ये जो वीडियो लेक्चर है, इसमें जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो छत्तीसगढ़ प्रारंभिक परीक्षा सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के पेपर 2 सी सेट के टॉपिक पर आधारित है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का डेमो लेक्चर है, लेकिन इसमें जो बताए जा रहे कंसेप्ट हैं वो छत्तीसगढ़ पीएससी की परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं, किस तरीके से हम इस टॉपिक को जानेंगे, इस टॉपिक में आने वाले पॉइंट्स को कैसे करेंगे। क्लियर है? तो चलिए देख लेते हैं कैसे होगा करके। देखिए क्या है कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा या स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन की जो परीक्षा है उसका पेपर 2 जाना जाता है सी सेट के नाम से। ठीक है, और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रायिकता, संभाव्यता या प्रोबेबिलिटी। ठीक बात है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे, इससे क्वेश्चन जो है वो छत्तीसगढ़ पीएससी प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में काफ़ी देखने को मिले हैं। 2016 की परीक्षा में पूछा गया, 2015 की परीक्षा में पूछा गया, 2017 की परीक्षा में पूछा गया। तो हम इसी टॉपिक को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, प्रायिकता में जो आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, पहले मैं उसको आपको बताऊंगा। आपको साथ में एक और काम करना है कि आप इसको नोट करते चले। क्लियर हो गई बात? देखिए, प्रश्नों में जिस प्रकार से पूछा जा रहा है उससे संबंधित पॉइंट ही मैं यहां पर बताऊंगा, इससे एक्स्ट्रा अपन नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हमको 1 बाय 1 अच्छे तरीके से हमको कवर करने हैं। हमारे एग्जामिनेशन में आने वाले प्रश्न का उत्तर देना यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, यही हमारा उद्देश्य है। ठीक बात है? तो चलिए देख लेते हैं। कुछ की टर्म है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है। क्रमचय या परमुटेशन। तो क्रमचय या परमुटेशन को डिनोट करते हैं P ऑफ N ऑफ R, ठीक है, या NPR, यही सबसे ज्यादा प्रचलित नोटेशन है। और इसका फॉर्मूला होता है, ये जो साइन आपको दिख रहा है L के शेप का, ये एक्चुअल में क्रम गुणन या फैक्टोरियल कहलाता है। ये जो चिन्ह आप देख पा रहे हैं L के शेप का, इसको क्रम गुणन या फैक्टोरियल कहते हैं। इसको 2 तरीकों से दिखाते हैं। एक तो ये L जैसा शेप भी है दिखाने के लिए, या तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, इस प्रकार से भी दिखाते हैं। दोनों को पढ़ते क्या है, फैक्टोरियल या क्रम गुणन। तो ये है फैक्टोरियल n पढ़ेंगे डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r पढ़ेंगे। ये n हो गया, ये r हो गया, ये n हो गया और ये r हो गया। अब ये नाम से क्लियर हो रहा है क्रमचय। इस
नोटेशन का उपयोग, इस फॉर्मूले का उपयोग कब किया जाएगा? जब प्रश्न में क्रम से संबंधित बात की जा रही हो। ठीक है, क्रम से संबंधित प्रश्नों में क्रमचय का उपयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन यदि क्रम उसमें महत्वपूर्ण नहीं है, यानी क्रम का उपयोग नहीं हो रहा है, तब हम संचय का उपयोग करेंगे, कॉम्बिनेशन का उपयोग करेंगे, और वो होगा C ऑफ NR। ठीक है, P परमुटेशन के लिए, C कॉम्बिनेशन के लिए। जब दिए गए वस्तुओं में से हमको जो वैल्यू निकालनी है उसमें क्रम का कोई मतलब ना हो, तो हम संचय का उपयोग करेंगे। ठीक बात है। संचय जो है उसका फॉर्मूला देखिए, लगभग यही फॉर्मूला है पूरा, ये एक्स्ट्रा क्वांटिटी उसमें और आ जाती है, फैक्टोरियल R। अभी पहले टर्म को समझते जाइए, कोई डाउट नहीं आएगा। प्रश्न को हल करते समय कैसे अप्लाई होगा वो अच्छे से समझ में आएगा। प्रश्न की प्रैक्टिस से क्लियर होने वाला टॉपिक है ये। प्रश्नों के उपयोग से क्लियर आपको हर चीज होती चली जाएगी। क्रम गुणन मैंने आपको बताया, ये चिन्ह या ये चिन्ह उपयोग होता है, फैक्टोरियल कहलाता है ये, और नाम से क्लियर हो रहा है, क्रम से गुणा, क्रम गुणन। तो अब किसके क्रम से गुणा? तो जो प्राकृत संख्या है उसका 1 से लेकर जो दी गई संख्या है वहां तक का गुणा, या ऐसा बोलूं कि दी गई संख्या से घटते क्रम में, एक एक के घटते क्रम में 1 तक का गुणा, वही क्या कहलाता है? क्रम गुणन या फैक्टोरियल कहलाता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखिए, फैक्टोरियल 3 की मैं बात करता हूं, फैक्टोरियल 3 या क्रम गुणन 3 या 3 फैक्टोरियल, तो इसको 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, और या तो मैं लिख सकता हूं 1 इंटू 2 इंटू 3। बढ़ते क्रम में लिखूंगा तो 1 से 3 तक जाएगा, घटते क्रम में लिखूंगा तो 3 से 1 तक आएगा। गुणा होगा तो कितना हो गया? 3 गुणित 2 गुणित 1 यानी कितना हो गया? 6। तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई। फैक्टोरियल 4 ऐसे ही करेंगे तो इसमें 4 का गुणा और हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। फैक्टोरियल 5 करूंगा तो फिर और गुणा हो जाएगा, तो 4 का भी गुणा होगा, 5 का भी गुणा होगा, टोटल 20 का गुणा हो जाएगा। तो 20 का गुणा 6 से होगा तो कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। तो इस प्रकार से वैल्यू निकलती है। इसका मान निगेटिव नहीं होता, इसका मान जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होता, यानी 1/2, 1/3 फैक्टोरियल ऐसा नहीं आएगा। फ्रैक्शन में नहीं होगा, भिन्न के रूप में नहीं होगा, और निगेटिव नहीं होगा, -3 -2 ऐसा नहीं आएगा। ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहती है, उस पर ये आधारित होता है। ठीक बात। एक और चीज हम ध्यान रखेंगे कि जो 0 है, 0 का फैक्टोरियल हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, याद रखिएगा। नियम की अब यदि मैं बात करूं, देखिए क्रमचय से संबंधित पहला इंपॉर्टेंट नियम आपको बता रहा हूं, और फिर इस नियम के बाद इसका क्वेश्चन जब बनाएंगे तो ये नियम और बेहतर तरीके से समझ में आने लगेगा। ठीक बात है। ये जितनी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं ये प्रायिकता के मूल तत्व हैं, बिल्कुल मेन एलिमेंट है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, याद रखिएगा। यदि n वस्तुओं में से कोई n वस्तु है, उन n वस्तुओं में, यानी कुल वस्तु n बोल रहा हूं मैं, उन n वस्तुओं में समान समान प्रकार की अलग अलग काउंटिंग में वस्तुएं हैं। p प्रकार की वस्तुएं हैं, q प्रकार की वस्तुएं, r प्रकार की वस्तुएं हैं। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि भाई एक बैग है और एक बैग में 3 प्रकार के सामान हैं कुछ क्वांटिटी में। जैसे समझिए कि कुल वस्तुओं की संख्या उसमें 20 है, और 20 में से 5 वस्तु एक प्रकार के हैं, 6 वस्तु दूसरी प्रकार के हैं, 11 हो गया, और बचे हुए 9 जो वस्तु हैं वो एक प्रकार के हैं। तो वो 3 p, q और r वस्तुओं का टोटल काउंटिंग n है। तो उनके क्रमचयों की संख्या, नंबर ऑफ परमुटेशन, क्रम की संख्या क्या हो जाएगी? पूरी वैल्यू को रखेंगे फैक्टोरियल के साथ ऊपर की तरफ, और नीचे फिर अलग अलग काउंटिंग को फैक्टोरियल के साथ रखेंगे। इस फॉर्मूले की हेल्प से इसको हम, इस फैक्टोरियल वाले वैल्यू की हेल्प से हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद हमें कुल क्रमचयों की संख्या, नंबर ऑफ परमुटेशन हमें मिल जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। साथ में आपको ये बता दूं, प्रायिकता या संभाव्यता, इसी के कंटेंट हम देख रहे हैं कि मैथमेटिकली इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। प्रायिकता शब्द को समझना बहुत आसान है। आप कभी भी टीवी पर कोई मैच देख रहे होते हैं तो आप एक अंदाजा लगाते हैं, आप उसके प्रीवियस एनालिसिस के बेस पर बोलते हैं कि भाई टीम ए से ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा स्ट्रांग टीम बी है, इसलिए टीम बी के जीतने की संभावना ज़्यादा है। तो आप क्या बोलते हैं? आप जो संभावना बताते हैं वही मैथमेटिकली जब रिप्रेजेंट होता है तो उसे प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता कहा जाता है।
समझ में आ गई बात। अब उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए जिन एलिमेंट्स की जरूरत है वो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे। तो चलिए पहले मैं आपको थोड़ा सा समय दे रहा हूं, आप पहले इसको नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद फिर हम आगे क्वेश्चंस पर आते हैं और प्रायिकता से संबंधित और पॉइंट्स पर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। आपको अभी मैंने एक नियम बताया है, तो इस नियम का उपयोग प्रश्नों पर कैसे होगा वो अपन एक बार देख लेते हैं। प्रश्नों को किस अलग अलग शब्द बदलकर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए पहला प्रश्न क्या बताया जा रहा है उसको एक बार देखते हैं। प्रॉपर एक शब्द है, प्रॉपर PROPER, प्रॉपर शब्द के अक्षरों से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? इन लेटर का यूज करके अक्षरों से कितने लेटर हैं? PROPER, टोटल 6 लेटर है। ये 6 लेटर आगे पीछे अरेंज करके, जैसे P से स्टार्ट हो रहा है, हो सकता है कि ये R से स्टार्ट हो जाए, फिर हो सकता है RR एक साथ आए, RR अलग आए, OP से स्टार्ट हो जाए, E से स्टार्ट हो जाए। देखिए यहाँ ये अर्थ की बात नहीं हो रही है, अर्थ की बात नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है कि इन लेटर को आगे पीछे अरेंज करते हुए कितने बनाए जा सकते हैं। तो अब देखिए उनकी प्रॉपर काउंटिंग जो है अलग अलग बार बार लिख करके, भले असंख्य बन सकते हैं, ये लेटर की संख्या बढ़ेगी तो और बहुत सारे बन सकते हैं। जब अर्थ भी हमें निश्चित नहीं करना है तो बहुत सी पॉसिबिलिटी है, बहुत सी संभावना है। तो इसीलिए इसके लिए एक पर्टिकुलर डिफाइंड फॉर्मूला दे दिया गया, यही क्रम कहलाएगा। तो अब देखिए इसके अनुसार इसको कैसे डील करना है। बिल्कुल ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन ये दूसरे क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल दिया गया है। इसमें भी 6 शब्द हैं। र्यूमर, RUMOUR, र्यूमर शब्द को यहां क्या बोला था? कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। यहां क्या बोल रहा है? शब्द को कितने विभिन्न तरीकों से व्यवस्थित या अरेंज किया जा सकता है। कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है, अरेंज किया जा सकता है। मतलब दूसरे में भी वही बात हो रही है, क्रम की ही बात हो रही है कि भाई ये U से शुरू करेंगे, M से शुरू कर देंगे, O से शुरू कर देंगे, UR को एक साथ रख के शुरू कर देंगे, OM को एक साथ रख के शुरू कर देंगे, तो ऐसे कितने बनेंगे। तो कुल संख्या दोनों प्रश्नों में यही फॉर्मूला लगने वाला है। कैसे लगेगा? N जो है वो दिए गए शब्द के सभी प्रकार का है। मैंने आपको नियम में बताया था, N यानी कुल शब्द या कुल वस्तु, और उसमें PQR समान रूप से जो वस्तु है उसकी काउंटिंग को फैक्टोरियल के साथ। तो अब आप देखो N फैक्टोरियल बोल रहा है, तो पहले वाले में भी 6 है, दूसरे में भी 6 है। तो मैं पहले प्रश्न को हल करता हूं, फिर दूसरे पे आएंगे। तो देखिए पहले प्रश्न यानी प्रॉपर की बात करते हो। प्रॉपर वाले में देखिए क्या हो जाएगा। पहले वाला है, पहले वालों के लिए क्रमचय की संख्या, फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, ऊपर हो जाएगा 6 शब्द हैं। अब उसमें समान वाले शब्दों को देखते हैं। देखिए P कितनी बार आया? ये 1 और 1 2 बार आ गया। तो नीचे P, ये वाला P मतलब आपका एक समान वस्तुओं की संख्या, P आ रहा है 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल हो गया। फिर R आ रहा है 2 बार, तो R के लिए हो गया 2 फैक्टोरियल, 2 2 4 हो गए। अब क्या बच गया? O और E एक एक बार आ रहा है, तो O का 1 फैक्टोरियल अकेला ही है, और E भी जो है वो 1 फैक्टोरियल अकेला ही है। ठीक हो गई बात। तो ये अब हल कर लेते हैं। 6 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 6 5 4 3 2 और 1। ठीक है, क्रम गुणन हो गया। नीचे देखें 2 फैक्टोरियल का 2 × 1 हो गया, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर 2 × 1 हो गया। 1 फैक्टोरियल तो अकेला एक ही संख्या होगा भाई, ये कहाँ तक जाएगा? कहाँ तक जाना होता है? 1 तक, तो खुद 1 है, 1 से 1 तक, तो मतलब 1 ही रहेगा वो। ये हो गई बात। अब ये 2 × 2 4 होता है, तो ये 4 को अपन ने कैंसिल कर दिया। अब बाकी जो बचा उसको गुणा करके देख लेते हैं। तो 6 × 5 30 हो गया, 30 × 3 90 हो गया, 90 × 2 कितना हो गया? 180। तो अब देखिए हम सामान्य तरीके से शब्दों को बार बार बदल करके 180 को तो काउंट नहीं कर सकते। तो ये फॉर्मूले की हेल्प से समझ में आ गया कि ये जो 6 लेटर से बना हुआ शब्द दिया हुआ है, प्रॉपर जो दिया है, इसके अक्षरों का उपयोग करके, आगे पीछे उपयोग करके, साथ में उपयोग करके, अलग अलग उपयोग करके हम इसको 180 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। वैसे ही देखिए दूसरे वाले र्यूमर की भी मैं बात करूं तो र्यूमर में भी क्या हो जाएगा? दूसरे प्रश्न को भी वैसे ही हल करते हैं। तो दूसरे प्रश्न में भी देखें, ऊपर हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, उसके नीचे में R जो है वो 2 बार आया है, U 2 बार आया है, M और O एक एक बार आए हैं, बिल्कुल सेम आ जाएगा। 2 फैक्टोरियल होगा, 2 फैक्टोरियल होगा,
r के कारण 2 फैक्टोरियल, u के कारण 2 फैक्टोरियल और बाकी एक बार m और एक बार o, बिल्कुल सेम वैल्यू आ जाएगी, 180 आ जाएगा। ऐसे ही जितने शब्द दिए जाएंगे, अब यहां बोला क्या क्या जा सकता है वो एकदम ध्यान में रखें। बोला जाएगा शब्द के कितने विभिन्न तरीकों से क्रमचय संभव है, शब्द को कितने विभिन्न तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है, शब्द को कितने अलग अलग तरीकों से क्रम व्यवस्थित किया जा सकता है, दिए गए शब्द के अक्षरों से कुल बनने वाले शब्दों की संख्या का अभिप्राय क्या है। तो यानी इसको क्वेश्चन को आपको बदलकर 4, 5, 6 प्रकार से पूछ सकता है। आपको समझना है कि भाई इसको बनाने का क्या तरीका है, ये क्रमचयों की संख्या का नियम है। तो ये प्रश्न को भी अभी आप नोट कर लो और प्रश्नों का हल पहला और ये दूसरा इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद फिर हम प्रायिकता पर आते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए आप। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न पर। ठीक है, तो प्रश्न से पहले फिर से मैं प्रायिकता के कुछ पॉइंट को आपको पहले बता दूं जिससे क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए देख लेते हैं। प्रायिकता है क्या? किसी घटना की निश्चितता या अनिश्चितता की माप। ठीक है ना, किसी घटना की। अब यहां देखिए घटना बोल किसको रहे, एक सिक्का उछाले जाने पे क्या परिणाम आ सकता है, एक क्रिकेट मैच का क्या परिणाम हो सकता है, एक पासे को उछाले जाने पर, एक डाइस को उछाले जाने पर, लूडो का गेम खेलते हुए एक पासे को उछाले जाने पर उसमें कौन सा रिजल्ट आ सकता है, ताश खेलते रहने पर ताश की पत्तियों में कौन सा भाग आ सकता है। यानी ये जो जितने भी ये हम केस की बात कर रहे हैं ये यही सारी घटनाएं कहलाती हैं, इवेंट कहलाता है। ठीक बात है, घटना या इवेंट। ठीक बात, यानी जो जिस पर हमें प्रायिकता बतानी है उस केस को ही हम क्या बोलते हैं, घटना कहते हैं। यादृच्छिक प्रयोग का क्या मतलब होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ऐसा प्रयोग जिसके परिणाम की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। ठीक बात है ना, जैसे एक सिक्के को उछालें, तो एक सिक्के को उछालें तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, लेकिन एकदम श्योर नहीं बोल सकते कि हम हर बार उछालेंगे और हर बार हेड आएगा, ऐसा तो बोल ही नहीं सकते। हर बार टेल आएगा ऐसा भी नहीं बोल सकते। तो ये ऐसे प्रयोग क्या कहलाते हैं, यादृच्छिक प्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं जिसकी कोई निश्चित भविष्यवाणी हम ना कर सके। सैंपल समष्टि या इसको प्रतिदर्श समष्टि दोनों बोलते हैं। सैंपल याद रखना आसान होगा इसलिए मैं इसको आपको वर्ड को चेंज नहीं कर रहा हूं, हिंदी में इसको प्रतिदर्श कहते हैं। सैंपल समष्टि या सैंपल स्पेस जो है उसको एस से प्रदर्शित करते हैं, सैंपल एस से प्रदर्शित करते हैं। ये एस से जो प्रदर्शित करते हैं इसका मतलब क्या होता है, प्राप्त संभावित सभी परिणामों का सेट होता है। प्राप्त संभावित सभी परिणामों का सेट होता है। जैसे ये अभी जो मैंने एग्जांपल लिया रैंडम एक्सपेरिमेंट को बताने के लिए, एक सिक्के को उछालते हैं, तो एक सिक्के को उछालते हैं तो क्या क्या संभावित परिणाम कौन कौन, सभी परिणाम कौन कौन से हो सकते हैं। भाई ऑब्वियस सी बात है, या तो उस पर हेड आएगा या उस पर टेल आएगा, दो ही संभावित परिणाम है। तो ये दोनों का ऐसा सेट जो मैंने लिखा यही क्या कहलाता है, सैंपल स्पेस कहलाता है। एक सिक्का है तो दो रिजल्ट पॉसिबल है, और मैं दो सिक्के एक साथ करूं तो यदि मैं दो सिक्कों को एक साथ उछालूं तो 4 रिजल्ट हो सकते हैं। देखिए दोनों पर हेड आएगा, पहले वाले सिक्के दूसरे वाले सिक्के में, ऐसा हो सकता है। दोनों पर टेल आ जाएगा, ऐसा हो सकता है। पहले वाले पर हेड आएगा दूसरे पर टेल आएगा, ऐसा हो सकता है। पहले वाले पर टेल आएगा दूसरे पर हेड आएगा, ऐसा हो सकता है। तो मतलब कितने रिजल्ट पॉसिबल हैं, 4 रिजल्ट पॉसिबल है। तो ये जो पूरी काउंटिंग है, 4 रिजल्ट आ सकता है, 2 रिजल्ट आ सकता है, 5 रिजल्ट आ सकता है, उसे ही यहां पर क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस कहेंगे। इस प्रकार से सेट या समुच्चय के रूप में उसको लिखा जाता है। प्रायिकता को न्यूमेरिकली कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी P, प्रायिकता किसकी निकलेगी, किसी घटना की निकलेगी, घटना यानी इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E विल बी इक्वल टू, किसी घटना के घटने की प्रायिकता P ऑफ E बराबर हो जाएगा अनुकूल स्थितियां। ठीक है, अनुकूल स्थितियां, फेवरेबल पोजीशन या फेवरेबल सिचुएशन, एन ऑफ ई। यहां पे काउंटिंग में हम रखेंगे प्रश्न के अनुसार जो अनुकूल परिस्थितियां दी जाएंगी। जैसे सिक्का उछाले तो हेड आने की प्रायिकता, तो अनुकूल परिस्थितियां क्या हो गई, उस प्रश्न के अनुसार हेड आने को काउंट करना है, वो काउंटिंग आ जाएगी ऊपर।
और कुल परिस्थितियां या कुल स्थितियां यानी सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये काउंटिंग पूरी कहां आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। इसको आप समझ लेते हैं। जैसे देखिए यही एग्जांपल को कंटिन्यू कर रहा हूं, जिसका मैंने आपको सैंपल स्पेस बता रखा है, जिसको मैंने यादृच्छिक प्रयोग के रूप में बता रखा है, उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं। 1 रुपए का एक सिक्का मैं उछालता हूं, कोई भी सिक्का उछालेंगे तो उसके 2 ही भाग होते हैं, एक हेड और एक होता है आपका टेल, ठीक है। तो अब 1 रुपए का सिक्का उछालने पर सैंपल स्पेस क्या बन गया, H आएगा या तो क्या आएगा, T आएगा। यानी काउंटिंग में कुल कितने परिणाम हो गए, 2 परिणाम हो गए। तो यदि मैं बोलता हूं कि भाई यहां पे 2 केस हो सकते हैं, क्वेश्चन में बोला जाएगा हेड के आने की प्रायिकता, तो हेड आए उसकी प्रायिकता, तो हेड कितने हैं, इन दोनों में से हेड कितने बार है, 1 बार। तो अनुकूल स्थिति 1 ऊपर आ गई और कुल स्थिति 2 नीचे आ गया, हाफ, 1/2, है ना। और यदि इसी तरीके से बोला जाए टेल आने की स्थिति, तो टेल भी 1 ही बार आ रहा है, तो 1/2 हो गया। दोनों को जोड़ दोगे हेड और टेल, 1 + 2 1 + 2, हाफ प्लस हाफ, तो 1, यानी पूरी स्थिति हो गई। तो कहने का यह मतलब है कि प्रायिकता जो है वो इसी प्रकार से बताई जाती है, यही उसका न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करने का तरीका है, संख्यात्मक रूप में लिखने का तरीका है। अनुकूल स्थिति, ठीक है, फेवरेबल इवेंट, और डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा टोटल इवेंट या कुल स्थितियां हो जाती हैं। तो एक सिक्के को उछाले जाने पर हेड आने की प्रायिकता होगी 1/2 और टेल आने की प्रायिकता होगी 1/2। ऐसे ही 2 सिक्कों की बात करें तो वो भी वैसे ही निकल जाएगा। भाई इसमें देख रहा है 2 बार हेड 2 बार टेल, और हेड टेल और टेल हेड वाले 2 इवेंट हो जाएंगे। तो वहां पे यदि बोलोगे कि दोनों 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर दोनों सिक्कों में हेड आने की प्रायिकता, तो जो सैंपल स्पेस हम बनाए रहेंगे जिसमें 4 एलिमेंट हैं, उसमें से हेड दोनों में कितनी बार दिख रहा है, 1 बार। कुल 4 में से कितनी बार सिचुएशन बन रहा है, दोनों सिक्कों में हेड आए 1 ही बार बन रहा है, तो हो जाएगा उसका वैल्यू 1/4। दोनों में टेल आए उसके लिए भी कितना बन जाएगा, 1/4 बनेगा। तो इस प्रकार से आप प्रायिकता का संख्यात्मक मान निकाल सकते हैं। ये सारी चीजों को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, इस एग्जाम्पल को भी आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम आगे जो है वो प्रायिकता में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को अब हम 1 by 1 डिस्कस करते जाएंगे। तो चलिए नोट कर लीजिए। चलिए तो अब देखते हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना, जो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं प्रोबेबिलिटी में, प्रायिकता में। किसी एक वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता, 53 संडे, एक ईयर में 53 संडे होंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। और देखिए इसको समझने के लिए थोड़ा सा अपन कैलेंडर पे चलते हैं। हमको पता है कि एक साल में, ठीक है, यदि मैं एक वर्ष की बात करूं तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, ठीक बात, 365 दिन। अब यदि ये तो दिनों के रूप में हो गया, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। अब ये दिनों को काउंट करने के लिए हमें पता है 7 दिन होते हैं, तो ये देख लेते हैं कि वो 7 डे का सेट यानी सप्ताह वो कितनी बार आ जाता है, ठीक है। उससे ये समझ में आएगा कि दिन कितनी बार आए। तो 365 को यदि मैं 7 से डिवाइड कर देता हूं, इसको मैं यदि 7 से डिवाइड कर देता हूं तो आता है आपका 364 जो है वो पूरा डिवाइड हो जाता है, 364 पूरा डिवाइड हो जाता है ना। 7 5 जा 35, 1 बचेगा 15 और 7 2 जा 14, यानी 364 पूरा डिवाइड होता है, मतलब सीधी सी बात है 52 वीक, 52 सप्ताह हो गए। 7 से बराबर 52 टाइम वो चला गया और एक जो है वो रिमाइंडर आ जाता है, एक दिन जो है वो बच जाता है, ठीक है। 52 सप्ताह 52 × 7 आप करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 364 मिलेगा, 364 दिन। इसका मतलब एक वर्ष में कुल कितने सप्ताह होते हैं, पूरे सप्ताह, कंप्लीट वीक कितने हो गए, 52 वीक। 52 वीक होते हैं, इसका मतलब 52 बार कितने संडे आ गया, 52 बार मंडे आ गया, 52 बार ट्यूसडे आ गया, 52 बार जो है वेडनेसडे, थर्सडे, सभी 52 टाइम आ गए। तो 52 वीक्स तो हो गए, यानी कि सारे दिन 52 बार आ गए। एक दिन जो बच गया, अब वो एक दिन क्या हो सकता है, यानी साल का एंड वाला जो दिन है, लास्ट जो डे है, वो क्या हो सकता है। तो भाई अब ये हम नहीं जानते, वो एक दिन जो है वो तो डिपेंड करेगा कि वो ईयर कौन से डे से शुरू हुआ है, उसके अनुसार चलता है। तो भाई वो जो एक दिन है वो इनमें से कुछ भी हो सकता है, मतलब यहाँ सैंपल स्पेस क्या बन गया, हो सकता है वो वाला दिन मंडे हो
हो सकता है वो वाला दिन ट्यूसडे हो सकता है वो वाला दिन वेडनेसडे हो सकता है वो वाला दिन थर्सडे हो सकता है वो वाला दिन फ्राइडे हो सकता है वो वाला दिन सैटरडे और हो सकता है कि वो वाला दिन क्या हो, संडे हो। मतलब 7 पॉसिबिलिटी है वो आखिरी वाले दिन के लिए। समझ में आ गई बात? यानी सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हो गए, अवयवों की संख्या कितनी होगी, 7। इन 7 में से कोई एक दिन होगा और वो 365वां दिन होकर साल खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इनमें से किसकी पूछी जा रही है बात, रविवार होने की। तो इस सैंपल स्पेस में से फेवरेबल संडे तो एक ही जगह दिख रहा है। और मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट P ऑफ E बराबर, मैंने आपको बताया था जो अनुकूल स्थिति है वो रखी जाएगी ऊपर और कुल स्थिति रखी जाएगी नीचे। कुल स्थिति बन रही है 7 और अनुकूल स्थिति रविवार होने को स्पेशली पूछा गया तो क्या हो गया, 1। इसका मतलब है 1/7 जो है वो किसी एक वर्ष में 53 रविवार होने की संभावना को बताता है। 1/7 प्रोबेबिलिटी है कि किसी एक ईयर में, ऑर्डिनरी ईयर में 53 संडे होंगे। ठीक बात? यही नहीं, 53 संडे के अलावा देखो आप मंडे बोले, सोमवार बोले, ट्यूसडे बोले, मंगलवार बोले, हर बार हर चीज हर डे एक बार ही आ रहा है। तो मतलब यही समझ लीजिए रविवार बोले, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, कोई भी नॉर्मल ईयर में 53 टाइम किसी एक डे के होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा इतनी ही होगी, 1/7। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक बात है, क्लियर हो गया ये? तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये आई थिंक ये बिल्कुल आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सैंपल स्पेस पहले मैंने बना दिया, इससे आपको ये एलिमेंट पता लग गया कुल कितनी संख्या होगी करके। और उसमें से जो फेवरेबल वाला था, वो फेवरेबल वाला जो है वो अनुकूल स्थिति की जगह पे मैंने रखा। तो यहाँ पर जो इवेंट था वो इवेंट था कि किसी एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। चलिए अब आ जाते हैं दूसरे वाले प्रश्न के हल पर आ जाते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे वाले में अब डाइस के बारे में बात हो रही है। एक पासा है ना, एक पासे को उछालने पर संख्या 4 आने की संभाव्यता, प्रायिकता का ही दूसरा नाम है संभाव्यता, प्रोबेबिलिटी ही पूछ रहा है। अब ये जो पासे की बात कर रहा है, पासा या डाइस आप बहुत अच्छे से जानते हो। जो गेम हमारा लूडो स्नैक लेडर वाला जो गेम होता है, उसमें जो पासा हम उपयोग करते हैं उसी की बात कर रहा है। जो सामान्यतः घनाकार रहता है, यानी क्यूबिकल शेप होता है उसका, और उसके हर एक फेस में एक एक नंबर लिखा होता है। 1 से लेके 6 तक के डॉट उसमें जो है वो लिखे हुए होते हैं सिंबल के फॉर्म में, चिन्ह के रूप में। तो भाई सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा दूसरे प्रश्न के लिए? दूसरे प्रश्न में रिजल्ट क्या क्या आ सकता है? 1, 2, 3, 4, 5 या 6 एलिमेंट हो गए उसमें। भाई एक पासा या एक डाइस आप फेंकोगे, खेलते समय आप थ्रो करते हो उसको, तो भाई उछालने पर क्या क्या रिजल्ट आ सकता है? तो पहले क्या निकालेंगे? सैंपल स्पेस निकालेंगे, प्रतिदर्श समष्टि निकालेंगे। 1 से लेके 6 तक हो गया, टोटल 6 एलिमेंट हो गए, है ना। इससे ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। कितने हो गए? 6 हो गए। सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हो गए? 6 हो गए। अब उसमें सिर्फ एक संख्या बोल दी गई कि भाई 4 आने की क्या संभावना? तो 4 है कितनी बार इसके अंदर? एक ही बार तो है, हर संख्या एक ही बार है। 4 आने की बोलो, 3 आने की बोलो, 2 आने की बोलो, 6 आने की बोलो, सब तो एक ही बार है। तो कुल मिला के इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। समझ में आ रही है बात? 1/6 इसकी प्रायिकता हो गई। सैंपल स्पेस डिफाइन कर दिए। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से हम उत्तर ले रहे हैं? बहुत आसान है, केवल समझने वाला टॉपिक है ये। बिल्कुल सीधा सीधा वो जो आप एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है उसी पर हमें फोकस करना है। अब तीसरा और एक देख लेते हैं। 52 पत्तों के ताश की एक गड्डी में, प्लेइंग कार्ड्स की बात हो रही है, ताश की बात हो रही है। आप जानते हो कि ताश में कुल पत्तों की संख्या 52 होती है और उन 52 पत्तों को कलर वाइज यदि हम देखें तो 2 भागों में विभाजित होता है। रेड कलर के 26 पत्ते होते हैं और रेड कलर के आपके रेड और होते हैं ब्लैक कलर के। ठीक बात है, लाल और काले कलर के। तो काले कलर वाले जो हैं वो कुल 26 पत्ते होते हैं और रेड कलर वाले कुल 26 पत्ते होते हैं, लाल कलर वाले 26 पत्ते होते हैं, कुल मिला के 52 पत्ते होते हैं। चिन्हों की संख्या यदि मैं बात करूं कि भाई चिन्हों के रूप में कितने भागों में बटा होता है, तो चिन्हों की बात करूं तो 4 भागों में बटा होता है।
है ना। एक चिन्ह इस प्रकार से बना होता है, डायमंड का शेप होता है एक, ठीक है, ये रेड कलर वाली बात हो रही है। और एक जो है वो हार्ट कहलाता है, हार्ट शेप वाला होता है एक, ठीक है, ये दोनों रेड में आते हैं। इसके अलावा बात करते हैं, ये वाला एक सिंबल बना होता है, क्लब बोलते हैं इसको या चिड़ी बोलते हैं इसको, ये आपका ब्लैक वाले में होता है। और साथ में एक जो है वो इस प्रकार से होता है और ये आपका ब्लैक वाले में आता है। तो चिन्हों के आधार पर मैंने लगभग निशान बनाए हुए हैं। तो ये चिन्हों के आधार पर दो प्रकार के चिन्ह आपके लाल में दिखते हैं, दो प्रकार के चिन्ह आपके काले में दिखते हैं। ठीक हो गई बात। तो अब देखिए यहां जो प्रश्न पूछा है, इतनी इंफॉर्मेशन पर्याप्त है इसको देने के लिए। 52 पत्तों के ताश की एक गड्डी में, तो देखिए काउंटिंग तो बता ही दिया 52, यानी ये आपको प्रोबेबिलिटी में एक काम तो कर दिया कि आपको कुल पत्तों की संख्या बता दिया, मतलब आपको सैंपल स्पेस लिखने की जरूरत है नहीं, यही तो कुल काउंटिंग बता दिया। उस गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक रैंडम, कोई रैंडम एक, पूरा 52 पत्ते हैं एक साथ और वहां से कहीं से भी आप एक पत्ता निकाल लेते हैं, उसके लाल रंग के होने की संभावना क्या है। तो भाई लाल रंग के उसमें कुल कितने पत्ते होते हैं, 26। तो वो जो लाल रंग के निकलेंगे वो इन 26 से निकलेंगे, यहां से नहीं निकलेंगे। ब्लैक वाले को काउंट नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है लाल रंग का होना चाहिए, उसकी प्रायिकता क्या है। तो लाल रंग के कुल पत्ते 26, कुल कितने पत्तों में से हमको निकालना है ये इवेंट, ये 52 पत्तों में से। तो भाई उसकी प्रोबेबिलिटी सीधे सीधे क्या आ जाएगी, उसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आ जाएगी 26/52। इन्हीं लाल वाले 26, क्योंकि लाल में कोई स्पेसिफिक साइन नहीं बोल रहा है, वो यदि साइन बोलता तो फिर वो डिवाइड हो जाता 13 में। तो 26/52 या क्या हो जाएगा आपका 1/2। बात आ रही है आपको समझ में। तो इस तरीके से जो प्रश्न है वो प्रायिकता में पूछे जाते हैं। ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद कुछ एग्जाम में आए हुए एक दो प्रश्नों को हम और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। पहला वाला 53 संडे वाला मैंने बताया, दूसरा आपको डाइस वाला बताया हूं, और तीसरा वाला प्लेइंग कार्ड या ताश के कलर के अनुसार पत्ते लेने वाला मैंने बताया है। तो चलिए एक बार इसको मैं जो शॉर्ट मैंने बताया है वो आप नोट कर लीजिए। दूसरा है और ये वाला आपका तीसरे का एक्सप्लेनेशन है, मार्किंग मैं कर देता हूं और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए तो अब आ जाते हैं, एक एग्जाम क्वेश्चन भी देख लेते हैं कैलेंडर से रिलेटेड। ये छत्तीसगढ़ पीएससी प्रारंभिक एग्जामिनेशन 2017 में पूछा गया था, और एक पासा वाला भी देख लेते हैं, इस टाइप का एग्जामिनेशन 2013 में पूछा गया था। तो देखिए एक अधिवर्ष में, अधिवर्ष मतलब लीप ईयर, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि भाई लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर जिसमें फरवरी 28 दिनों की जगह पर 29 दिनों की होती है, और पूरे वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है, 365 की जगह पर 366 डेज हो जाता है। तो जो पिछला वाला क्वेश्चन मैं बता रहा था उसी से आगे करते हैं कि भाई एक वर्ष में 52 सप्ताह या 364 दिन हो जाते हैं, 52 सप्ताह और 364 दिन हो जाते हैं। तो लीप वाले में, सामान्य दिन वाले में तो एक दिन एक्स्ट्रा बचता है, यहां कितने दिन एक्स्ट्रा बचते हैं, 2। तो ये जो आखिरी के 2 दिन हैं ये हमेशा पेयर में आएंगे भाई, क्योंकि दिन की संख्या तो निश्चित है, दिन एक के बाद एक आते हैं, उनका क्रम तो बिल्कुल फिक्स है। मंडे आएगा, फिर ट्यूसडे आएगा, फिर वेडनेसडे आएगा, वैसा आएगा। तो ये जो आखिरी के 2 दिन हैं वो कैसे होंगे, आखिरी के जो 2 दिन हैं वो मंडे ट्यूसडे ऐसे होंगे। तो मंडे ट्यूसडे आएगा और साल खत्म हो जाएगा, या तो फिर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे वेडनेसडे आएगा, मंगलवार बुधवार आएगा और साल खत्म हो जाएगा, या तो बुधवार और गुरुवार आएगा और साल खत्म हो जाएगा, या तो गुरुवार और शुक्रवार आएगा और साल खत्म हो जाएगा, या तो शुक्रवार और शनिवार आएगा और साल खत्म हो जाएगा, या तो फिर आपका शनिवार और रविवार आएगा और साल खत्म हो जाएगा, और ऐसी आखिरी में फिर रविवार और सोमवार होगा और साल आपका खत्म हो जाएगा। यानी 1 2 3 4 5 6 7 पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, तो अब किसकी बात कर रहे हैं, शुक्रवार की बात करें तो शुक्रवार कहां पे आ रहा है, यहां पे भी फ्राइडे वाला पॉसिबिलिटी दिख रही है, गुरुवार शुक्रवार वाले में भी शुक्रवार आ रहा है, और शुक्रवार शनिवार वाले पेयर में भी आ रहा है शुक्रवार। तो ऐसी 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। तो इसका मतलब हुआ कि अनुकूल बटे कुल, तो प्रोबेबिलिटी यहां पर क्या निकल गई, 2/7। तो एक लीप ईयर में 53 शुक्रवार ही नहीं बल्कि 53 मंडे, 53 ट्यूसडे यानी 53 बार सोमवार,
53 बार मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, कोई भी दिन के 53 टाइम होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होगी? 2/7। तो ये क्वेश्चन CGPSC प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2017 में पूछा जा चुका है। अब देखिए, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। पिछला वाला क्वेश्चन पासा वाला देखे थे, 1 बार उछाले थे 6 रिजल्ट, 2 बार उछाले जाने पर देखिए 36 रिजल्ट पॉसिबल होते हैं। ठीक बात है। पहले बार उछाला गया और जो दूसरी बार उछाला गया उनके कॉम्बिनेशन को हम लिखते हैं तो इस तरीके से लिखा आएगा। सैंपल स्पेस के अंदर पे बात करूं तो पहली बार में 1 आया और दूसरी बार में भी 1 आ गया, ऐसा हो सकता है। पहली बार में 1 आया था, दूसरी बार फेंकने पर 2 आ गया। पहली बार में 1 आया था, दूसरी बार फेंकने पे 3 आ गया। पहली बार फेंकने पर 1 आया था, दूसरी बार फेंकने पे 4 आ गया। पहली बार फेंकने पे 1 आया था, दूसरी बार पे 5, पहली बार पे 1, दूसरे बार पे 6। ये 1 के साथ कॉम्बिनेशन हो गया। कितनी बार? 6 बार। ऐसा ही हो सकता है कि पहली बार जब फेंके थे तो 2 आया, दूसरी बार जब फेंके तो 1 आ गया। पहली बार फेंके तो 2 आया, दूसरी बार फेंके तो 2 आ गया। फिर ऐसे ही 6 बार, फिर 3 के साथ 6 बार, 4 के साथ 6 बार। तो कुल मिलाकर के बात की जाए तो टोटल 36 रिजल्ट मिलते हैं, पॉसिबल हैं। 36 रिजल्ट, 36 रिजल्ट पॉसिबल होते हैं। यानी सैंपल स्पेस में की मैं बात करूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कुल 36 पॉसिबिलिटी है भाई। अब इन 36 पॉसिबिलिटी में से अनुकूल वाला निकालना है। तो वो क्या बोल रहा है कि जो 2-2 रिजल्ट आ रहे हैं उनका योग, उनका टोटल, उनका एडिशन, उनका सम 6 आए। तो ऐसा कब कब होगा? देखिए 6 कब कब आएगा देख लेते हैं एक बार। 1 वाले पेयर पे 1-5 होगा तो आ जाएगा, 2 वाले में 2-4 होगा तो आ जाएगा, 3 वाले में 3-3 होगा तो आ जाएगा, 4 वाले पे 4-2 होगा तो आ जाएगा, 5 वाले पे 5-1 होगा तो आ जाएगा, 6 वाले पे तो भाई शुरुआत से ही 6-1-7 हो जा रहा है, उस पे तो आएगा नहीं 6। तो 6 वाले 1, 2, 3, 4, 5 पॉसिबिलिटी दिख रही है, जहां पहले बार और दूसरे बार डाइस में आने वाले रिजल्ट का टोटल यदि कर दिया जाए तो रिजल्ट 100% कितना बनेगा? 6 बनेगा। ऐसी काउंटिंग 5 बार दिख रही है। तो इसलिए हमारी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाने वाली है? 5/36। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए और साथ में नोट करने के बाद आज के लेक्चर में बस मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ। आगे के लेक्चर में फिर हम कंटिन्यू करेंगे। फिर से आपको एक बार याद दिला दूं, छत्तीसगढ़ पीएससी प्रारंभिक परीक्षा, छत्तीसगढ़ पीएससी मुख्य परीक्षा की हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की क्लासेस हमारे द पढ़ंतु क्लासेस के माध्यम से शुरू हो रही हैं। 17 अगस्त 2020 से शुरू हो रही हैं। तो आप यदि उसके लिए और अधिक जानकारी के भी इच्छुक हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर जो हैं वो वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। वेबसाइट पे उसके रिलेटेड आपको जानकारी मिल जाएगी, उसके माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल न्यूनतम शुल्क में हम आपको बेहतर तरीके से लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। आपकी प्रिपरेशन को और मजबूत आधार हम आपको प्रदान करेंगे। साथ ही मैं एक और चीज़ आपको फिर से दोहराना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें आपको क्लास में बताई जा रही हैं प्लीज़ उसको आप अच्छे से नोट करिए, अच्छा आप नोट्स बनाइए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है। होता यह है कि हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं लेकिन वो समय आने पर याद नहीं आती। यदि आप अपनी हाथों से लिख करके आप यदि नोट्स बनाकर रखते हो तो आपको चीज़ें याद भी होंगी और साथ ही साथ आपको रिवाइज करना भी बहुत आसान हो जाएगा। तो इस चीज़ का ज़रूर आप ध्यान रखें। ठीक है। सक्सेस के लिए सभी प्रकार की जो संभावना है, सभी प्रकार का प्रयास है, वो करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। तो पढ़ते रहिए पढ़ंतुओं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।